अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे और आज़ादी 1947 के दरमियानी अरसे में 100 अम्बाला छावनी से 2-2.5 मील दूर एक जवान लड़की की लाश पड़ी देखी गई। वहाँ भंग की घनी झाड़ियाँ थीं और इस ज़माने में वो इलाका वीरान हुआ करता था। लड़की एक मुसलमान ठेकेदार की बेटी थी। उसका असल नाम लिखना मुनासिब नहीं, इसे अजीम कह लें। वो चूँकि बड़े पैमाने का ठेकेदार था, इसलिए फौजी और शहरी अफसरों पर उसका बहुत असर व रसूख था। उसने इन अफसरों की मारिफत पुलिस को मजबूर कर दिया कि तफ्तीश में और मुलजिमों की गिरफ्तारी करने में कोई कोताही न होने पाए। मैं ये नहीं बता सकता कि पुलिस ने किस तरह तफ्तीश की। मैं इस केस से किस तरह वाकिफ हुआ कि एक रोज़ कंवर दिलीप नाम के एक हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर से अचानक मुलाकात हो गई। वो वर्दी में नहीं था और इसे अम्बाला में भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो स्पेशल पुलिस में था। वो मेरा दोस्त था। उसने बताया कि एक ठेकेदार की जवान बेटी कत्ल हो गई है और उसकी तफ्तीश स्पेशल पुलिस के हवाले की गई है। इस रोज़ के बाद कंवर दिलीप के साथ मुलाकातें होती रहीं और वो मुझे इस कत्ल के मुतालिक बातें सुनाता रहा। इस तरह मैं इस अजीब व गरीब वारदात से अव्वल ताखिर वाकिफ़ हो गया। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कहानी पढ़ते हुए मुझे राइटर समझें, ना कि पुलिस इंस्पेक्टर, क्योंकि मैंने जो देखा और जो सुना वो सुना रहा हूँ और इस यकीन के साथ सुना रहा हूँ कि ये कहानी सच्ची है। मैंने मुलजिमों को भी देखा था। लड़की की ये लाश इस हालत में थी कि इसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। इसी रस्सी ने उसकी जान ली थी। उसके जिस्म पर कोई जेवर नहीं था। लड़की किसी ऊंचे और फैशन परस्त घराने की थी। उसके पास पर्स नहीं था। इससे जाहिर होता था कि लड़की को लूटा गया है और जेवरात और नकदी उड़ा ली गई है। मगर ऐसी जवान और इतनी अच्छी शक्ल सूरत की लड़की की बेआबरूई नहीं की गई थी। लाश की शनाख्त हो गई। ये हलीम ठेकेदार की बेटी थी, जिसका घराना अमीर और फैशन परस्त था। जंग अज़ीम ने फौज के ठेकेदारों को, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर कहा जाता था, बेअंदाज़ा दौलत दी थी। घरों में पर्दा नहीं रहा था और मुसलमान ठेकेदारों ने भी शराब नोशी शुरू कर दी थी। दौलत ने और दौलत के लालच ने उन्हें अखलाकी पाबंदियों से आज़ाद कर दिया था। मकतूला गालिबन इसी आज़ादी का शिकार हुई थी। जहाँ से लाश मिली वहाँ तक एक गाड़ी गई थी। टायरों के निशानात बताते थे कि कार के टायर हैं। ट्रक के टायर ज़रा चौड़े होते हैं। पुलिस ने टायरों के निशान महफूज कर लिए। वहाँ ज़मीन कच्ची थी। पाँव के निशान भी मिले, जिनसे जाहिर हुआ कि मुलजिम एक नहीं ज़्यादा थे। ये निशान भी महफूज कर लिए गए। हलीम यानी लड़की के बाप ने बताया कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी कि कोई उसकी बेटी को कत्ल कर दे। ये रेज़नी हो सकती थी, लेकिन लड़की को भंगी झाड़ियों तक कार में ले जाया गया था। ये मालूम नहीं था कि वहाँ तक लड़की जिंदा गई या मुर्दा। थानेदार इसे रेज़नी की वारदात तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि लड़की वहाँ तक रात के वक्त नहीं जा सकती थी। वो शहर के मज़ाफ़ात का वीरान इलाका था। ये मुमकिन था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ गई और इसे वहाँ कत्ल कर दिया गया। फिर ये दोस्त कहाँ गया? मौकाई वारदात पर लड़ने झगड़ने के कोई निशान भी नहीं थे। पाँव के निशान बताते थे कि वो 2-3 आदमी गाड़ी से उतरे, झाड़ी तक गए और गाड़ी में वापस आ गए। एक हफ्ते तक थानेदार किसी नतीजे पर न पहुंचा तो मकतूला के बाप हलीम ने अपने असर व रसूख से तफ्तीश स्पेशल पुलिस के सुपुर्द करा दी और इस सिलसिले में मेरा दोस्त इंस्पेक्टर कंवर दिलीप अपने स्टाफ के साथ आ गया और उसने तफ्तीश शुरू कर दी। इसकी बताई हुई तफसीली बातों के मुताबिक यह अजीब व गरीब हादसा इस तरह बना। हलीम से पूछा गया कि लड़की चूंकि आज़ाद ख्याल थी, पर्दा भी नहीं करती थी, इसलिए इसका मेलजोल एक या एक से ज़्यादा आदमियों के साथ होगा। घर में भी हलीम अफसरों को मदऊ करता रहता था। इनमें से किसी की नज़र लड़की पर होगी। हलीम ने बताया कि सिर्फ एक नौजवान है जिसके साथ लड़की की वाबस्तगी थी। इसके साथ वो बाहर भी जाती थी, लेकिन हलीम ने यकीन के साथ कहा कि इस लड़के पर वो ऐसा शक नहीं कर सकता कि वो लड़की को कत्ल कर देगा। इन दोनों की आपस में इतनी मोहब्बत थी कि हलीम बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करना चाहता था। इससे कंवर दिलीप को ये शक हुआ कि लड़की इस लड़के के साथ बाहर गई और रहज़नों ने या किसी रकीब ने लड़की को कत्ल कर दिया। लेकिन ऐसे कत्ल में कंवर दिलीप के तजुर्बे के मुताबिक रस्सी इस्तेमाल नहीं की जाती, चाकू वगैरह का इस्तेमाल होता है।
इसके अलावा कत्ल लड़के को होना चाहिए था। हमलावरों का मुकाबला कुदरती तौर पर लड़के को करना था। वहाँ की ज़मीन बताती थी कि मुकाबला हुआ ही नहीं। मालूम हुआ कि लड़के के बाप की कार है। बाप का नाम रहीम समझ लें। रहीम और हलीम की गहरी दोस्ती थी। इस वारदात की तफ्तीश में हलीम के साथ अक्सर रहीम होता था। रहीम ने भी कहा था कि वो अपने बेटे की शादी मकतूला के साथ करना चाहता था। इससे जाहिर हुआ कि दोनों घरानों के गहरे ताल्लुकात थे। रहीम के बेटे को बुलाया गया और उसकी कार भी मंगवाई गई। कंवर दिलीप ने कार की पहली चीज़ ये नोट की कि उसके टायर 100% मौका वारदात के टायरों के निशानात से मिलते थे। अगर ये कोई सबूत नहीं था, ऐसे टायर बेशुमार कारों के हो सकते थे। ताहम तफ्तीश करने वालों ने इस कार को जहन से उतारा नहीं। लड़के की जज्बाती हालत ठीक नहीं थी। उसके आंसू बह रहे थे। बातें करते उसे हिचकी आती थी और वो बच्चों की तरह रोने लगता था। इससे पूछा गया कि वारदात की शाम वो कहाँ था और क्या लड़की उसके साथ गई थी। लड़का इस रात अंबाला में ही नहीं था। उसे बाप ने 2 रोज पहले बाहर कहीं काम से भेज दिया था। वो कत्ल से 1 रोज बाद वापस आया था। उसके बाप ने भी बताया कि उसने बेटे को काम से भेज रखा था। ये भी बताया कि वो कहाँ और किसके पास गया था और क्या काम था। बहरहाल ये साबित हो गया कि लड़का शहर में नहीं था। अब देखना ये था कि मकतूला का कोई और उम्मीदवार था, किसी और ने रिश्ता मांगा था या कोई और उसके साथ दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। रहीम का बेटा इन सवालों का कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। लड़की ने इसे कभी नहीं बताया था कि कोई और भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। लड़की के बाप ने बताया कि उसके 2 दोस्तों ने रिश्ता मांगा था। उन्हें ये जवाब दिया गया था कि वो लड़की की शादी रहीम के बेटे के साथ करने का फैसला कर चुका है। ये दोनों आदमी इस कुमाश के नहीं थे कि इस जवाब को अपनी बेइज्जती समझते। उन्होंने लड़की के बाप की मजबूरी समझ ली थी। रहीम ने भी यही कहा था कि वो अपने बेटे की शादी मकतूला के साथ करना चाहता था। वो दरअसल हलीम के साथ गहरी दोस्ती का इजहार कर रहा था। इसलिए कंवर दिलीप ने और इससे पहले थानेदार ने भी उसकी तरफ तवज्जो न दी, क्योंकि रहीम जज्बाती अंदाज से ये बात कहता था। मगर रहीम के बेटे ने अपना बयान के दौरान जज्बात में आकर कहा, मुझे अपने बाप के खिलाफ एक गिला सारी जिंदगी रहेगा। मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहता था। लड़की का बाप सिर्फ रजामंद ही नहीं था, बल्कि वो मेरे बाप पर जोर दे रहा था कि वो इसकी बेटी का रिश्ता कबूल करे। लेकिन मालूम नहीं क्या बात थी कि मेरा बाप नहीं मानता था। लड़की की माँ सौतेली है, वो भी जोर देती रही। मेरी अपनी माँ भी कहती रही, लेकिन मेरा बाप नहीं माना। इस बयान से 2 इंकिशाफ हुए। एक ये कि रहीम शादी की मुखालफत करता रहा, मगर पुलिस को बताया कि वो अपने बेटे की शादी मकतूला के साथ करना चाहता था। दूसरा इंकिशाफ ये कि लड़की की माँ सौतेली थी। बाद सौतेली माएँ जुल्म की हदें अबूर कर जाया करती हैं। कत्ल में इस औरत का भी हाथ हो सकता था, लेकिन कंवर दिलीप ने लड़की के बाप के इस दूसरे बयान पर तवज्जो जमा कर दी कि शादी नहीं करना चाहता था और कहता था कि करना चाहता था। ये बात मामूली थी, लेकिन लड़के से जो सवाल जवाब हुए, इनसे इस मामूली बात को कुछ अहमियत हासिल हो गई। मालूम हुआ कि लड़के ने बाप से पूछा कि लड़की में या लड़की के खानदान में क्या खराबी है जिसकी वजह से वो रिश्ता कबूल नहीं करता। हालांकि रहीम और हलीम में गहरी दोस्ती थी, बाप कोई खराबी ना बता सका। लड़के ने कहा कि बाप यही बता दे कि लड़की अच्छे चाल चलन की नहीं तो फिर लड़का उसके साथ शादी नहीं करेगा। रहीम की बीवी ने भी रहीम से यही सवाल पूछे और कहा कि हमारा अपना खानदान हलीम के खानदान की तरह अमीर और आज़ाद ख्याल है। मगर बाप ने गुस्से में जवाब दिया कि ये शादी नहीं हो सकती और अगर इसे किसी ने और ज़्यादा मजबूर करके हाँ करा ली तो वो शादी से पहले खुदकुशी कर लेगा। लड़की की सौतेली माँ से कंवर दिलीप ने मुलाकात की। यह औरत ऐसी मालूम नहीं होती थी कि इतना बड़ा जुर्म करती, किसी को पैसे देकर कत्ल कराती। लड़की 4-5 साल की थी जब इसकी माँ मर गई थी। हलीम ने थोड़े ही अरसे बाद इस औरत के साथ शादी कर ली थी। घर में रुपए पैसे की फरावानी थी, नौकर चाकर थे, इसलिए दूसरी बीवी ने बच्ची को अपनी बच्ची समझा। हलीम दूसरी बीवी को बहुत चाहता था। बच्ची बड़ी प्यारी थी, वो सौतेली माँ को भी प्यारी लगी। मुख्तसर ये कि वो औरत सौतेली माँ से बहुत मुख्तलिफ थी, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। उसने मुझे बताया कि वो भी यही चाहती थी कि लड़की की शादी रहीम के बेटे के साथ हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहते थे कि जुदा हो ही नहीं सकते थे। लड़का अक्सर आता था, लड़की इसके साथ बाहर भी जाती थी। सौतेली माँ ने बताया कि कत्ल की रात वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी, इसे कहीं नहीं जाना था। वो इस लड़के के सिवा किसी और के साथ बाहर नहीं जाती थी। इसने मामूली से कपड़े पहन रखे थे।
कानों में छोटी छोटी बालियां, गले में सोने की जंजीर और लॉकेट था और बाएं हाथ की एक उंगली में अंगूठी। ये जेवरात लाश के साथ नहीं थे, उसका पर्स घर में था। सौतेली माँ ने बताया कि रात खाने के बाद तक वो घर में रही। रोजमर्रा की आदत के मुताबिक खाने के बाद कोठी के सामने टहलने के लिए निकली। इसके बाद कहीं भी नजर नहीं आई। हलीम आधी रात के बाद घर आया। वो शराब पिए हुए था। उसे बताया गया कि लड़की घर से गायब है। हलीम ने नशे की हालत में कहा कि सिनेमा का आखिरी शो देखने के लिए चली गई होगी। ये कहकर वो सो गया। अगर वो नशे में न होता तो कोई कार्रवाई करता। सुब बीवी ने उसे जल्दी से जगाकर बताया कि लड़की वापस नहीं आई। तब वो घबराया और कहने लगा कि रहीम के घर जाकर मालूम करता हूँ। वो बहुत देर बाद रोता हुआ वापस आया और बताया कि लड़की कत्ल हो गई है और लाश अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए गई है। सौतेली माँ शक से पाक निकली। रहीम से कंवर दिलीप ने पूछा कि वो मकतूला का रिश्ता क्यों पसंद नहीं करता था। कंवर दिलीप दरअसल ये मालूम करना चाहता था कि लड़की का चाल चलन अच्छा नहीं था, जिसका रहीम को इल्म था। अगर ऐसी बात थी तो यही हुआ होगा कि लड़की किसी और के साथ गई और मारी गई। रहीम कोई ठोस और तसल्लीबख्श जवाब न दे सका, सिवाय इसके कि ये लड़की से पसंद नहीं थी। लड़की की सौतेली माँ ने यह भी कहा था कि रहीम लड़की के साथ बहुत प्यार करता है और उसे बेटी भी कहता था। रहीम ने कंवर दिलीप को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि लड़की नेक चलन थी। पुलिस को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो अपने बेटे का रिश्ता कहाँ करना चाहता था। अलबत्ता उसकी तजाद बयानी मशकूक थी। उससे पूछा गया कि उसने ये क्यों कहा था कि वो अपने बेटे की शादी मकतूला के साथ करना चाहता था, हालांकि वो तो उसके खिलाफ था। उसने जरा सोचकर जवाब दिया कि इसके 1-2 दिन हुए उसने ये फैसला किया था कि वो ये रिश्ता कबूल कर लेगा। कंवर दिलीप परेशान रहने लगा था। तफ्तीश आगे बढ़ ही नहीं रही थी। 7-8 दिन गुजर गए थे। इस तरह कत्ल को 15-16 दिन हो गए थे। एक रोज एक आदमी दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। वो एक हिंदू सर्राफ का नौकर था। उसने बताया कि एक मामूली सा आदमी जेवरात की कुछ चीजें बेचने उसके मालिक की दुकान में आया है। उसने गले की एक जंजीर भी दी है जिसके साथ लॉकेट है। लॉकेट में तस्वीर है। नौकर ने तस्वीर नहीं देखी थी। मालिक ने तस्वीर बेचने वाले से हटकर नौकर को पुलिस स्टेशन की तरफ इस ज़बानी पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि पुलिस जल्दी दुकान में आ जाए, लॉकेट मशकूक है। कंवर दिलीप 1-2 कांस्टेबलों के साथ वहां पहुंच गया। जेवरात बेचने वाला बिल्कुल मामूली सा आदमी था। उसने सर्राफ को सोने की जंजीर और लॉकेट के अलावा बालियों की जोड़ी और एक अंगूठी भी दी। सर्राफ ने लॉकेट खोला तो इसमें छोटी सी फोटो थी और ये फोटो रहीम के बेटे की थी। सर्राफ नहीं जानता था कि ये किसकी फोटो है। बहरहाल ये इसकी नहीं थी जो लॉकेट बेचने आया था। इसके अलावा पुलिस ने शहर के तमाम सर्राफों और सुनारों को दरपर्दा कह दिया था कि अगर कोई आदमी जंजीर, बमें, लॉकेट, अंगूठी और बालियां या इनमें से कोई और चीज बेचने आए तो पुलिस को इतला दें। सर्राफ उमूमन जेवरात खरीद कर फौरन तोड़ या पिघला देते हैं ताकि शनाख्त ही खत्म हो जाए। ये ऊंचे दर्जे का सर्राफ था। पुलिस का डर भी था। उसने इस आदमी को बिठाया और ये कहकर पिछले कमरे में चला गया कि जरा देख ले कि सोने में मिलावट कितनी है। अंदर जाकर उसने अपने एक नौकर को पुलिस स्टेशन भेज दिया और खुद अंदर रहा। फिर बाहर आकर बेचने वालों को बातों में लगा लिया। उसे ये कहकर खुश कर दिया कि सोना बिल्कुल खालिस है और उसे बहुत पैसे मिलेंगे। वो वक्त गुजारता रहा और इस आदमी को बातों में भी लगाए रखा। इस आदमी की सादगी का यह आलम था कि उसे इतना भी इल्म नहीं था कि लॉकेट खुल भी जाता है और वरना वो खोल कर देख लेता और तस्वीर जाया कर देता। कंवर दिलीप के आगे सर्राफ ने ये चीजें रख दी। इस आदमी से पूछा कि वो कहाँ से लाया है। वो कोई जवाब न दे सका और कांपने लगा। उसने बताया कि वो रहीम का नौकर है। इसे पुलिस स्टेशन ले गए जहां वो कंवर दिलीप के पाँव में गिर पड़ा और उसने बता दिया कि वो किराए का कातिल है और ये जेवरात उसने मकतूला की लाश से उतारे थे। कंवर दिलीप ने उस पर यह रहम किया कि उसे वादा माफ गवाह बना लिया। उसने बताया कि उसने मकतूला को रहीम के एक नौकर के साथ कत्ल किया है। कार रहीम की थी और उसके ड्राइवर ने चलाई थी। यह कत्ल रहीम ने करवाया है। उसकी उजरत तीनों को 1-1 हजार रुपये दी गई है। इन वक्तों में 1,000 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसने बताया कि रहीम ने इन्हें सख्ती से कहा था कि वो लड़की को सिर्फ कत्ल करेंगे, उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डालेंगे। उसने ये धमकी भी दी थी कि अगर बाद में पता चला कि उन्होंने कत्ल करने से पहले लड़की को खराब किया है तो वो इन्हें अपनी दौलत और असरो रसूख से गिरफ्तार करा के सजाए मौत दिला देगा। इस धमकी से वो डर गए थे
उन्होंने लड़की को कत्ल किया। कत्ल के बाद उन्होंने देखा कि लाश के पास जेवरात भी हैं। उन्होंने जेवरात उतार लिए। इन्हें अपने पास छुपाए रखना खतरनाक था। इस आदमी के साथ ही जेवरात जल्दी बेचकर पैसे तकसीम करना चाहते थे। इनमें शकूक पैदा हो रहे थे। आखिर इस आदमी से कहा गया कि वही चीजें बेच आए, मगर वो पकड़ा गया। इसकी निशानदही पर दूसरे नौकर और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ रहीम को भी जेर हिरासत ले लिया गया। रहीम ने जुर्म के साथ किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार कर दिया। उसके ड्राइवर और दूसरे नौकर ने भी इब्तिदा इनकार से की, लेकिन पुलिस के तशद्दुद और वादा माफ गवाह के सामने वो ज्यादा देर ठहर न सके। रहीम की कार कब्जे में ले ली गई। आखिर रहीम ने भी इकबाली जुर्म कर लिया। उसने कत्ल की जो वजह बताई, उससे ये जुर्म आम किस्म के कत्ल की बजाय एक हैरत अंगेज जुर्म बन जाता है। ये कहानी पहली जंग अजीम से शुरू होती है, जब रहीम जवान था। उसका बाप अमीर कबीर ताजिर था। रहीम को अपने खानदान जैसे एक घराने की लड़की अच्छी लगने लगी। पर्दा नहीं था। इनकी मुलाकातें होती रहीं और उन्होंने जज्बात से मजबूर होकर शादी का फैसला कर लिया। रहीम ने अपनी माँ को मनवा लिया, लेकिन बाप न माना। लड़की भी रहीम की तरह दिलेर थी। उसने अपनी जैसी लड़कियों की तरह ये न कहा कि वो रहीम के साथ भाग चलने को तैयार है। उसने एक अनोखा फैसला किया, जो ये था कि वो चोरी छुपे शादी कर लेंगे, अपने अपने घर रहेंगे और वक्त आने पर सबको बता देंगे कि वो शादी कर चुके हैं। रहीम को ये फैसला बहुत पसंद आया। हर इंसान की अपनी अपनी नफ्सियात होती है, इसलिए ख्याल भी अलग अलग और फैसले भी मुख्तलिफ होते हैं। इन दोनों ने अपने जज्बात में आकर अकल को खैर बात कह दिया और खुफिया शादी के लिए तैयार हो गए। पैसे में ताकत है। रहीम ने एक मौलवी को मुंह मांगे पैसे देकर निकाह पढ़ाने पर राजी कर लिया। एक दोस्त ने निकाह में गवाही और अपना एक कमरा पेश किया। एक और दोस्त मिल गया। एक रोज लड़की आई। मुकर्ररा जगह पर रहीम मुंतजिर था। वो लड़की को अपने दोस्त के कमरे में ले गया, जहाँ 2 दोस्त और एक मौलवी मौजूद था। निकाह पढ़ाया गया और निकाहनामे पर दस्तखत हो गए। बाकी सब चले गए। रहीम और लड़की वहीं रहे। वो अब मियाँ बीवी बन चुके थे। शाम से पहले पहले लड़की अपने घर चली गई। इसके बाद जब भी मौका मिला वो इसी कमरे में मिले। 15-16 दिनों बाद इनकलाब आ गया। लड़की की शादी तय हो गई और चंद दिनों बाद लड़की को डोली में डालकर हलीम के हवाले कर दिया गया। हलीम को मालूम नहीं था कि इसकी दुल्हन रहीम को सिर्फ चाहती ही नहीं, बल्कि इसकी दुल्हन भी बन चुकी है। इस मरहले में आकर रहीम की मर्दानगी जवाब दे गई। वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि घर वालों के लिए मसला बन गया। उसने घर वालों को ये नहीं बताया कि हलीम की बीवी उसकी बीवी बन चुकी है। वो लड़की की बदनामी के ख्याल से चुप रहा। इनका इकदाम ही ऐसा था जो वो दरपर्दा कर बैठे थे, मगर ये न सोच सके कि वक्त आने पर वो मुखालफाना तूफान का मुकाबला किस तरह करेंगे। रहीम की हालत दीवानों की सी हो गई। इसे अच्छे अच्छे रिश्ते पेश किए गए जो उसने कबूल ना किए। वो दीवानों की तरह हरकतें करने लगा तो उसके माँ बाप ने उसे कहा कि वो जो मांगता है इसे दिया जाएगा, वो ठीक हो जाए। इस वक्त कारोबारी लोगों की जबान पर बर्मा और रंगून का नाम ज्यादा आता था। वहाँ का कारोबार हिंदुस्तान खुसूसन पंजाब से गए हुए लोगों के हाथ में था। रहीम भी बर्मा और रंगून सुनता रहता था। उसने बाप से कहा कि उसे बहुत सी रकम देकर रंगून जाने दिया जाए। बर्मा भी हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों की हुकूमत में था। रहीम रकम लेकर रंगून चला गया। शहर और मुल्क से बाहर की आबो हवा ने उस पर अच्छा असर किया। वो कारोबारी बाप का बेटा था। रंगून में जो बर्मा का दारुल हुकूमत था, रहीम ने दुकान खोल ली या शायद होटल खोल लिया। बहरहाल उसका कारोबार चल निकला। उसके लिए ये एक नई दुनिया थी। वहाँ पंजाबियों की कमी नहीं थी, हिंदुस्तान के लोग भी थे। 1 साल बाद वो दुकान या होटल में नौकर रखने के काबिल हो गया। वो अम्बाला आया। अपनी खुफिया दुल्हन को देखने के लिए उसने हलीम के साथ दोस्ती कर ली और उसके घर गया। चंद दिनों में दोस्ती गहरी करके हलीम की बीवी से मिला, जिसे उसने एक बंद कमरे में अपनी बीवी बनाया था। इस वक्त लड़की की पहली बच्ची पैदा हो चुकी थी। लड़की बहुत रोई और उसे बताया कि उसके साथ किसी जालिमाना जबरदस्ती हुई है। लड़की की जहनी हालत अच्छी नहीं थी। उसने अपने दिल को गम लगा लिया था। उसने रहीम को बताया कि ये पहली बच्ची हलीम की नहीं बल्कि उसकी है। इनकी खुफिया शादी के फौरन बाद वो लड़की की शादी हलीम के साथ कर दी गई थी, इसलिए किसी ने शक तक न किया कि बच्ची हलीम की नहीं। लड़की ने रहीम से कहा कि वो अपनी जवानी तबाह न करे और शादी कर ले। रहीम की ख्वाहिश थी कि वो बच्ची को अपने साथ बर्मा ले जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वो कुछ दिन और रहकर रंगून चला गया। रंगून में उसने एक पंजाबी घराने में शादी कर ली। इससे उसका लड़का पैदा हुआ।
4 साल बाद वो अम्बाला आया तो उसे पता चला कि उसकी खुफिया बीवी मर गई है। वो हलीम से मिला, वो दोस्त बन चुके थे। उसने हलीम से कहा कि वो अब दूसरी शादी कर लेगा, जिससे बच्ची की जिंदगी सौतेली माँ के हाथों जहन्नम बन जाएगी, इसलिए वो बच्ची उसे दे दे। हलीम इस पेशकश को दोस्ती के जज्बात का इजहार समझा। उसने हंसकर टाल दिया। वो नहीं जानता था कि रहीम अपनी बच्ची मांग रहा है। वो अभी अम्बाला में ही था कि रहीम ने दूसरी शादी कर ली। रहीम रंगून चला गया। इसके बाद वो 4-4, 5-5 साल बाद अम्बाला आता और अपनी बीवी बच्चों को हलीम के घर ले जाता था। वो अपनी बच्ची के लिए खिलौने और तोहफे ले जाता था। उसका पहला लड़का और बच्ची एक दूसरे में घुल मिल गए। बच्चे जवान हो गए और दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। 1942 के आगाज में जापान की अफवाज ने इतनी तेजी से हमला किया कि मलाया, सिंगापुर और इन तमाम इलाकों पर काबिज होकर बर्मा की तरफ बढ़ने लगे। बर्मा में जापानियों की इतनी दहशत पैदा हो चुकी थी कि जो लोग बर्मा के रहने वाले नहीं थे वो वहां से भागने लगे। रहीम ने अक्लमंदी ये की कि होटल या दुकान जो कुछ भी था बर्मियों के हाथ बेचकर निकल आया। पीछे जो रह गए थे इनकी हालत बहुत बुरी हुई थी। रहीम अम्बाला आया। उसके पास बहुत दौलत थी। उसका बाप बूढ़ा हो चुका था। रहीम ने बाप का कारोबार संभाल लिया, फिर उसका बाप मर गया। इस वक्त रहीम का पहला बेटा जवानी में दाखिल हो रहा था। रहीम ने हलीम के साथ दोस्ती और ज़्यादा गहरी कर ली। इससे दोनों खानदानों के ताल्लुकात गहरे हो गए, मगर कोई भी न जान सका कि रहीम की तमाम दिलचस्पियां अपनी पहली बच्ची के साथ हैं, जो उसकी मोहब्बत की यादगार थी। इस बच्ची की सौतेली माँ ने पुलिस को बताया था कि रहीम इस लड़की के साथ बहुत प्यार करता था और इसे बेटी कहता था। जिस तरह रहीम के दिल का राज कोई न जान सका, इसी तरह रहीम कुदरत का ये भेद न पा सका कि जहाँ दो जवान दिल इकट्ठा होते हैं वहाँ वही कुछ होता है जो इसके साथ हो चुका है। इस भेद को जानते हुए भी उसने इधर तवज्जो न दी। इसकी तवज्जो उस वक्त इधर आई जब एक रोज़ हलीम की बीवी ने उसे कहा, भाईजान आप हमसे राशिद के लिए सबिया का रिश्ता क्यों नहीं मांगते? हलीम साहब तो फैसला किए बैठे हैं कि सबिया आपकी बहू बनेगी। रहीम को चक्कर आ गया। उसके होंठों पर ये अल्फाज आ चले थे कि सगी बेटी बहू नहीं बन सकती। उसने होंठ दांतों तले दबा लिए। जरा संभल कर उसने कहा, मैं इसलिए ऐसी बात नहीं कहता कि हलीम ये ना कहे कि मैं दोस्ती में खुद गर्ज हूँ। आप लोगों के साथ मेरी मोहब्बत जज्बाती है। आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। सबिया को मैं बेटी कहता हूँ, इसे बहू नहीं बनाऊंगा। सौतेली माँ हंस पड़ी। उसने कहा, आप तसव्वुराती और जज्बाती बातें करते हैं, ये नहीं देखते कि राशिद और सबिया एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं। सबिया मुझे कह भी चुकी है कि मैं राशिद के लिए इसकी बात पक्की करा दूं। रहीम ने इस पहलू पर कभी गौर नहीं किया था। उसने अम्बाला से कहीं और चले जाने की भी सोची, मगर कोई सूरत नजर नहीं आती थी। कुछ अर्सा और गुजरा तो उसकी अपनी बीवी ने उसे कहा कि वह हलीम से सबिया का रिश्ता मांगे। उसने इनकार कर दिया। फिर हलीम को खुद रहीम से कहना पड़ा कि वो सबिया राशिद के लिए ले ले। हलीम की सुनकर बहुत हैरान हुआ कि रहीम इनकार कर रहा है। आखिर उसके अपने बेटे ने उसे कहा कि वो सबिया के साथ शादी करना चाहता है। रहीम उसे असल वजह नहीं बता सकता था। उसे वजह बता देनी चाहिए थी। अगर बता देता तो इतना बड़ा हादसा न होता। खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसने बेटे से कहा कि वो सबिया के साथ शादी ना करे। बेटे ने पूछा कि अगर लड़की बदचलन है तो इसे सबूत दिया जाए, फिर वो उसका नाम भी नहीं लेगा। रहीम अपनी सगी बेटी के खिलाफ ऐसी बात मुंह से नहीं निकाल सकता था। उसने सिर्फ ये नुक्स बताया कि सबिया राशिद से 3-4 साल बड़ी है। इसकी ये दलील किसी ने भी कबूल न की। वो बड़े ही तकलीफदेह चक्कर में आ गया। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया ये चक्कर तेज होता गया और हालत ये हो गई कि उसे हर तरफ से यही आवाज़ सुनाई देने लगी, राशिद और सबिया की शादी जल्दी करा दो। उसकी अपनी बीवी, बेटा हलीम, उसकी बीवी और सबिया शादी का फैसला कर चुके थे। रहीम के पास यही एक दलील रह गई कि उसने सख्त गुस्से की हालत में ये कहना शुरू कर दिया, ये शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। तारीख अपने आप को दोहराने पर आ गई। एक रोज़ राशिद ने उसे कहा, अब्बा जान मेरे सामने अब 2 रास्ते रह गए हैं, मैं कोई सा इख्तियार कर लूँगा। एक ये कि सबिया के साथ कहीं चला जाऊँगा, दूसरे ये कि कोर्ट में जाकर सबिया से शादी कर लूँगा। बेटे की यह हालत देखकर इसे अपनी जवानी याद आ गई। उसने महसूस कर लिया कि ज़हनी और जज्बाती हालत में उसने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर खुफिया शादी कर ली थी। अब उसका बेटा भी इसी जज्बाती हालत का शिकार हो गया है। वो भी खतरा मोल ले सकता है। इस खतरे को और इस शादी को रहीम टाल नहीं सकता था, और वो ये भी नहीं देख सकता था कि उसकी अपनी बेटी और अपना बेटा मियाँ बीवी बनकर रहें। लड़की को वो अपनी जायज़ औलाद समझता था।
उसने कलमे पढ़कर गवाहों की मौजूदगी में शादी की थी। आखिर उसका दिमाग बेकार हो गया। उसने इंतहाई भयानक फैसला किया। उसके कई एक नौकर थे, कारोबार और ठेकेदारी खासी वसी थी। इन नौकरों में उसका ड्राइवर और 2 नौकर खास तौर पर उसके काबिल एतमाद थे। उसने जिस तरह जवानी में आगे पीछे देखे बगैर खुफिया शादी कर ली थी, इसी तरह अपनी बेटी सबिया को दुनिया ही से गायब कर देने का फैसला कर लिया। इसके तहत उसने ड्राइवर और 2 नौकरों को 1-1 हज़ार रुपया पेश किया और सबिया के कत्ल की स्कीम बना ली। दोनों नौकरों को मालूम था कि राशिद और सबिया की मेल मुलाकात है और इन पर कोई पाबंदी नहीं है। स्कीम के तहत रहीम ने राशिद को 2 रोज पहले घर से बाहर काम से भेज दिया और ऐसी जल्दी में भेजा कि राशिद सबिया को न बता सका कि वो 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। नौकरों और ड्राइवर ने जो बयान दिए, इनसे मालूम हुआ कि कत्ल की रात ड्राइवर कार लेकर सबिया के घर से कुछ दूर जा रुका। दोनों नौकर साथ थे। एक नौकर सबिया की कोठी के इर्द गिर्द घूमा। इसे चोरी छुपे सबिया से कहना था कि इसे राशिद बुला रहा है। अल्लाह को जो मंजूर होता है वो होके रहता है, सबब बन जाते हैं। सबिया खाना खाकर जरा टहलने बाहर आ गई। नौकर ने इसे झूठा पैगाम दिया। सबिया ने घर वालों को बताना मुनासिब ना समझा। वो नौकर के साथ चल पड़ी। नौकर ने कहा कि टांगा ले लेंगे। इतने में रहीम की कार जो परे खड़ी थी आ गई। ड्राइवर ने यह अदाकारी की कि वो कहीं से आ रहा था। सबिया को देखकर रुक गया है। सबिया कार में बैठ गई। एक नौकर सबिया के साथ दूसरा ड्राइवर के साथ बैठा और कार हवा हो गई। कार छावनी से निकलकर वीराने में गई तो सबिया ने पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर उसने चीखो पुकार की। तब उसके साथ बैठे हुए नौकर ने गज भर रस्सी निकाली जो उसने सबिया की गर्दन के गिर्द लपेट कर मरोड़ दी। नाजुक सी लड़की तड़पी और मर गई। आगे भंग की झाड़ियां थीं। वहां कार रुकी। तीनों ने लाश उठाई और झाड़ियों में छुपाकर वापस आ गए। अगले रोज रहीम को इत्तला मिली कि हलीम की बेटी कत्ल हो गई है, तो उसने जाकर लाश देखी और तीनों को 1-1 हज़ार रुपया अदा कर दिया। नौकरों ने अपने तौर पर जेवरात उतार लिए थे, जिन्होंने इन्हें पकड़वा दिया। रहीम ने अपने बयान में कहा कि वो खुदकुशी कर लेना चाहता था, मगर हिम्मत न हुई। उसके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। खुदकुशी का इरादा उसके दिल से निकला नहीं था। कमर दिलीप को ये सारा बयान देकर उसने मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म कलमबंद कराने से इनकार कर दिया। पुलिस के पास वादमाफ गवाह थे। रहीम के इकबाली बयान की जरूरत न समझी गई। हो सकता है कि रहीम ने रिश्वत दी हो, यह शायद पुलिस साबित न कर सकी हो। हुआ यूं कि रहीम को सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। वादमाफ गवाह को तो माफी मिल नहीं थी। दूसरे नौकर को, जिसने लड़की के गले में रस्सी डाली थी, उम्र कैद दी गई और ड्राइवर को 7 साल कैद। मगर अभी ड्रामा मुकम्मल नहीं हुआ था। अदालत में तीनों मुल्जिमों ने रहीम के खिलाफ बयान दिए थे। कमर दिलीप ने रहीम का बयान सुनाया। रहीम पर सरकारी वकील ने जिराबी बहुत की, लेकिन रहीम ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि सबिया इसकी कुछ नहीं लगती थी। कानून चूंकि पुलिस से मुतमईन न हुआ, इसलिए इसे बरी कर दिया गया। मगर अदालत में जो लोग मौजूद थे वो मान गए कि रहीम की कहानी सही है। नौकरों को क्या पड़ी थी कि लड़की को कत्ल करते। रहीम बरी होकर घर आया तो इससे थोड़ी देर बाद उसका बेटा एक खून आलूद चाकू उठाए पुलिस स्टेशन गया। चाकू थानेदार की मेज पर रखकर कहा, कानून ने मेरे बाप को बख्श दिया है। मैंने इसे सजाए मौत दे दी है। मैं इसे कत्ल कराया हूँ। लाश घर में पड़ी है। राशिद को जेर हिरासत ले लिया गया। इसे 10 साल सजाए कैद हुई थी। 6-7 माह बाद पाकिस्तान मौरी से वजूद में आ गया। बाद में कैदियों का तबादला हुआ था। मालूम नहीं राशिद पाकिस्तान आया था या नहीं।